गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द पॉइंटर्स एकेडमी। तो लास्ट टाइम हमने आपका आरसीसी सब्जेक्ट शुरू किया था और उसमें आपको ये बताया था कि 3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहला जो पार्ट था वो आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। दूसरा पार्ट जो था वो आपका डिज़ाइन का रहेगा और जो थर्ड पार्ट था वो आपका प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों में हमने बांट दिया था और पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमने शुरू किया था और उसके अंदर जो बेसिक था वो मैंने आपको समझाया था कि जो कॉन्क्रीट है वो 3 हिस्सों से बना है। दैट इज आपका एक तो सीमेंट, सेकंड चीज आपकी थी एग्रीगेट, ठीक है, जिसमें आपने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में हमने इनको बांट दिया था। सीमेंट के बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। दैट इज सीमेंट को जब हमें यूज करना है तो कौन से कोड से प्रेफर करना है, कौन सा सीमेंट यूज करना है। आज जो हमें अपना टॉपिक शुरू करना है वो करना है एग्रीगेट्स के बारे में, ठीक है। और हमारी जो अप्रोच रहेगी वो टोटली एई और जेई मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से ही रहेगी। तो हम अपना जो टॉपिक है दैट इज आज का एग्रीगेट, उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो यही बनेगा इसके ऊपर कि जो एग्रीगेट आप यूज करने वाले हो वो कौन से कोड में लिखा गया है, मतलब उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके कौन से कोड में लिखी गई हैं, कौन सी शेप होनी चाहिए, ठीक है, क्यों यूज कर रहे हो, कौन सा साइज यूज करना है, वो सब किस कोड में लिखा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका IS 383। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रहा कि कोड कौन सा है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, मतलब एग्रीगेट यूज कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर, तो क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है यूज करने का। पहली चीज, एक तो ये इकोनॉमिकल है, दूसरी चीज आपके जो एग्रीगेट हैं वो इनर्ट मटेरियल हैं, इस वजह से हम कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट को यूज करते हैं और वो इनर्ट प्रॉपर्टी जो है वो ही इसको यूज करने के लायक बनाती है। तो इनर्ट होता क्या है, तो इनर्ट आप सिंपली समझ सकते हो वो मटेरियल दैट इज दोज which cannot react with others, ठीक है। वो मटेरियल जो दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करते वो आपके इनर्ट मटेरियल कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप कंक्रीट में सीमेंट जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन है, लाइम है, सिलिका है, वो अगर वाटर के साथ ऐड होंगे और थोड़ी सी भी उनको हीट मिलेगी तो सीमेंट तो हीट प्रोड्यूस करेगा ही, तो एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि अनडिजायरेबल रह सकता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए। तो इस वजह से हम ऐसा मटेरियल ही डालेंगे जो किसी और चीज के साथ रिएक्ट ना करे, और वो मटेरियल है हमारा एग्रीगेट, क्योंकि वो इनर्ट है। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारे में बनेगा कि जो आपका सल्फेट कंटेंट है, सल्फेट कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन, किस कोड के हिसाब से है, तो 383 के हिसाब से है, तो वो आपका रहता है 0.5%। 0.5% से ज्यादा जो एग्रीगेट आप यूज कर रहे हो उसमें सल्फेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्रीगेट, कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां पे जब हम एग्रीगेट वहां से निकालते हैं तो उनमें सल्फेट कंटेंट इससे ज्यादा होता है, और जब हम उसको अपने कॉन्क्रीट में यूज करते हैं तो डेटोरेशन होती है, ठीक है। डेटोरेशन का मतलब कि कॉन्क्रीट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ भी एक तो लूज होगी, दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर भी पूरे का पूरा खराब हो जाएगा। एक सल्फेट कंटेंट और दूसरी चीज आ जाती है आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन। कंक्रीट जब बना रहे हो वाटर को यूज करना है हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो भी हमारा एक पॉइंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए या किस अमाउंट से वाटर नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो वो होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। तो 10% से ज्यादा जो वाटर है वो एग्रीगेट एब्जॉर्ब नहीं करने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा इसकी वजह से, तो जो वाटर आपने डाला था, ऐड किया था अपने कंक्रीट के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अगर वो वाटर यूज कर लिया एग्रीगेट्स ने, तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपकी स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम गेन नहीं हो पाएगी। इस रीजन की वजह से हमने वो एग्रीगेट चूज करने हैं जो 10% से ज्यादा आपका वाटर एब्जॉर्ब ना करे। तो हमारा ये पॉइंट हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये एक छोटा सा एक आइडिया था कि 383 के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन हमारी गिवन है। बट आप लोगों को भी पता है कि जब हम कॉलेज में डिजाइन पढ़ते थे तो एग्रीगेट के साइज के बारे में बात की जाती थी, ठीक है, कि कौन सा साइज यूज करना है, कितना साइज यूज करना है। तो वो साइज के बारे में कहां लिखा हुआ है, तो वो ध्यान रखना। स्पेसिफिकेशंस तो 383 के अंदर है, जो हम यूज करेंगे वो कोडल प्रोविजन कहां से आती है, तो वो हमारा हो जाएगा 456, दैट इज IS कोड
456 2000 प्रोविजंस। किसके बारे में प्रोविजन है? तो फॉर साइज ऑफ एग्रीगेट। तो ये पोर्शन समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। दैट इज SSA। तो सबसे पहले स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? तो अगर आप इसका आंसर देंगे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, तो अगर हम पहले थ्योरेटिकली समझें तो आप ये मानो कि ये आपका एग्रीगेट है और ये दूसरे एग्रीगेट के साथ चिपका है, वैसे ये तीसरा एग्रीगेट है और ये आपका चौथा एग्रीगेट है। तो जो एरिया आपके कंटेक्ट में आता है एग्रीगेट टू एग्रीगेट, ये एग्रीगेट टू एग्रीगेट दिस पोर्शन जो होता है, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप यहां से ये चीज समझ सकते हैं कि जितना एरिया ये कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, और ये एरिया अगर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा। तो वो यहां से हमें समझ आएगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया पहले होता किसके बराबर है। ठीक है, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका होता है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया आपका किसके बराबर हो जाएगा? अगर इसकी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका 4πr², और वॉल्यूम आपका हो जाता है 4/3πr³। ये होगी हमारा इक्वेशन, और इसमें से आपका ये हट जाएगा, ये कट जाएगा सारा, आपका जो बचेगा वो रहेगा 3 ऊपर आ जाएगा तो r। या तो आप लिख सकते हो अब अपने स्पेसिफिक सरफेस एरिया को 3/r, बट होता क्या है कि हमारे इंजीनियरिंग में रेडियस टर्म इतना यूज नहीं की जाती, हम डाया को यूज करते हैं, तो हमारा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 6/d। तो हम यहां पे लिख देते हैं दैट इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6/d। तो आप अब यहां से समझेंगे इसको कि ये जो हमने ऊपर समझा था कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये एग्रीगेट टू एग्रीगेट जो ये एरिया कंटेक्ट में है उसको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें कि अगर आपका डाया इंक्रीज करता है, अगर आपका साइज बड़ा होता है एग्रीगेट का, तो ये जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये कम हो जाता है, मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट कम हो जाएगा। तो आप अगर खुद सोचो, एक जगह मैं ये पार्टिकल ले रहा हूं जो बड़े हैं और उनका साइज ये निकल के आया, और एक जगह मैं पार्टिकल ले रहा हूं बहुत छोटे छोटे, ये चीज। तो आप यहां पे ये सकते हो कि जो बीच का जो गैप है ये कम बच रहा है। ठीक है, ये जो वॉइड है, इसको अगर हम बीच को बोलें वॉइड, तो ये कम बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा एग्रीगेट अगर होगा तो ये जो वॉइड है ये होगा बड़ा, और छोटा एग्रीगेट होगा तो ये वॉइड होगा छोटा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? तो ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया की वजह से हुआ। तो अगर हम इसको और आगे पढ़ें तो अगर आपका डाया इंक्रीज करता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, तो मोर वाटर इज अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन का मतलब कि आपका पानी ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, ज्यादा वॉइड्स में पानी जा सकता है, तो अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन। और अगर लुब्रिकेशन ज्यादा होती है तो हम ये चीज बोल सकते हैं दैट इज इंक्रीज इन वर्केबिलिटी। और आपकी जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वर्केबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो वर्केबिलिटी के इंक्रीज होने पे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज लुब्रिकेशन तक समझ आ गई है तो हम पहले इसको वर्केबिलिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि ये पॉइंट पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट सिर्फ यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है, इसीलिए वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी ईज से आप अपने कंक्रीट के साथ काम कर सकते हो। कैसे काम कर सकते हो? उसको बना सकते हो, मतलब कंक्रीट को मिक्सिंग की, सीमेंट एग्रीगेट वाटर डाला और उसको मिक्सिंग करने में आसानी हो। प्लेसिंग, जिस जगह आप उसको प्लेस कर रहे हो, स्लैब में प्लेस कर रहे हो, फाउंडेशन में प्लेस कर रहे हो, बीम में प्लेस कर रहे हो, वहां आसानी से प्लेस हो जाना चाहिए। और फाइनली कंपैक्शन, और कंपैक्शन करने में भी आसानी होनी चाहिए, उस चीज को वर्केबिलिटी बोलते हैं। एक जगह कंक्रीट में आपने कम पानी डाला है तो वो मिक्स जो होगा वो हार्ड मिक्स होगा। आप जब उसको मिक्स करोगे, सिंपल अगर बोलूं, जब आप उसमें आप बेलचा मारोगे, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। वैसे ही अगर आपका जो मिक्स है उसमें वाटर ज्यादा है तो वो स्लरी टाइप हो जाएगा, तो आप आसानी से काम कर सकते हो। बट हार्श मिक्स के साथ आपकी वर्केबिलिटी रिड्यूस होती है, मतलब काम करने में मुश्किल हो सकती है। और एक वो मटेरियल जिसमें अगर पानी आपने ज्यादा डाल दिया, अगर वर्केबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी काम करने में तो आसानी हो जाएगी, बट उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो ये पॉइंट वर्केबिलिटी से रिलेटेड था। ठीक है, अभी हम इस चीज को इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो
तो आपको ये याद रखना है कि अगर डाया इंक्रीज करता है तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से मोर वाटर इज अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के लिए पानी ज्यादा मिल गया और उसकी वजह से वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी और स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। और अब लोग आप खुद डिसाइड कर लो, इसका उल्टा अगर मैं लिख देता हूं, अगर इसका उल्टा कर दूं, डाया डिक्रीजेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद आप लिख दोगे लेस वाटर इज अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन, हेंस डिक्रीज इन वर्केबिलिटी, और उसकी वजह से आपकी इंक्रीज इन स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये पोर्शन जो है आपको ध्यान में रखना है। और अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है, वो आपको समझना है। दो साइज के एग्रीगेट में ले रहा हूं आपके, एक मैं ले रहा हूं 20 mm और एक मैं ले रहा हूं 40 mm। आपको सिर्फ ये चीज बतानी है कि दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो आप सीधा सीधा आंसर दे दोगे इसकी स्ट्रेंथ 20 mm वाले की स्ट्रेंथ 40 mm वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए आईएस कोड सजेस्ट करता है कि आप यूज करो 20 mm तक के एग्रीगेट, ये उसकी सजेशन है। और सजेशन के पीछे का जो रीजन है वो ये है, ठीक है। हालांकि आप ये डायरेक्टली नहीं पढ़ते हो, कभी भी आप सीधा पढ़ लेते हो कि 20 mm का साइज तक के एग्रीगेट यूज करने हैं, बट इसके पीछे की कहानी ये है और ये पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देयरफॉर IS 456 suggested to use 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट। तो ये हमारा पॉइंट बन गया कि हमें कौन से साइज का एग्रीगेट रिकमेंडेड है, तो हम बोल सकते हैं 20 mm। हालांकि कई जगह 20 mm से लेस भी लिखा होता है, लेस देन और इक्वल्स टू 20 mm, और वो भी सही जाता है। और ये होगी हमारी बात, ठीक है। तो एक नोट में एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेते हैं, और वो पॉइंट ये रहेगा कि अगर आपको स्ट्रेंथ पूछी जाए, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 mm की और 40 mm की, और इन मेगा पास्कल पूछी जाए, तो आपका क्या आंसर होगा। तो ठीक है, आप सीधा सीधा क्या आंसर दोगे, 20 mm की स्ट्रेंथ होती है 30 मेगा पास्कल और 40 mm की स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मेगा पास्कल। तो जो स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि एग्रीगेट का साइज जो हमें चूज करना है, उसके पीछे जो क्या फैक्टर डिसाइडिंग होगा, तो वो होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब इसके आगे जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं वो हो जाएंगी हमारी एक्चुअल रिकमेंडेशंस, ठीक है, कि हमारे कोड में क्या लिखा है। ये तो हो गया कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया के हिसाब से क्या है, बट हमारे कोड में क्या लिखा है, तो हम इसके ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज कोडल recommendations for maximum size of aggregate, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो पॉइंट आ जाएगा 1/4 ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। और अब इसमें हम समझेंगे कि ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन के हिसाब से ही क्या हम बोल रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक बीम कंसीडर कर लेते हैं जिसका जो साइज है वो ले लो 100 बाय 200 mm, ठीक है। तो 100 बाय 200 का mm क्या हो जाएगा, तो ये सपोज आपका बीम है, इसमें जो 100 आपका डायमेंशन है वो क्या होती है, विड्थ, और आपकी जो 200 है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी डेप्थ। तो इसमें से लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी हुई, 100 mm। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट किससे बड़ा नहीं होना चाहिए उस मेंबर में, तो 1/4 ऑफ 100, तो डेट इज 25 mm। तो हमें 25 mm के ऊपर का एग्रीगेट अपने मेंबर में यूज नहीं करना है। ये हमारी होगी रिकमेंडेशन, ठीक है। और ये थी हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन। अब आती है हमारी सेकंड रिकमेंडेशन, ठीक है, ये होगी फर्स्ट। सेकंड में आपका आ जाएगा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है, किससे बड़ा होना चाहिए, तो आप इस तरीके से लिख लोगे कि हॉरिजेंटल स्पेसिंग बिटवीन
मेन रेनफोर्समेंट -5 mm। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल भी सेम हम यहाँ पे ये बीम वाली लेंगे, जिसमें हमने ये मेन रेनफोर्समेंट जो है वो कंसीडर की हुई है। ठीक है, तो ये आपका बीम, और आपको याद होगा इस तरीके से हम न्यूट्रल एक्सिस बनाते थे, और ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 मेन रेनफोर्समेंट रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रही और ये एक रही। ठीक है, समझने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन मेन रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हो जाएगा? तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन मेन रेनफोर्समेंट का मतलब है ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। ठीक है, और इसके हिसाब से जब हम बोलेंगे कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होगा, तो आपका हो जाएगा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। सपोज आपका बीम है और उसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है 25 mm, तो ये हो गया आपका 25 mm। इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, 5 mm, तो आपका जो मैक्सिमम साइज होगा वो क्या हो जाएगा, 20 mm। तो 20 mm के साइज के ऊपर का एग्रीगेट हमें यूज नहीं करना है। और ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो वो भी समझ लेते हैं। तो सपोज करो अगर आप 20 mm के ऊपर का एग्रीगेट डालते हो, ये आपका एग्रीगेट है और आपने प्लेस किया, तो आप खुद समझो ये यहाँ पे अटक जाएगा। ठीक है, जब आप कंक्रीट को प्लेस करोगे तो वो अटक जाएगा, उसकी वजह से आपका ये नीचे वॉइड रह जाएंगे और आपकी फाइनली स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से ये क्राइटेरिया जो है वो रखा गया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया था। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो हमारी जो थर्ड प्रोविजन है, जो हमारा कोड बोलता है, वो ये बोलता है कि 5 mm लेस देन 5 mm लेस देन क्लियर कवर। तो ये क्या होगा, तो इसकी भी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो सपोज करो कि आपका ये कोई बीम है, ठीक है, और इस बीम में जो क्लियर कवर है, जनरली जो बीम का क्लियर कवर है वो हम 25 mm लेके चलते हैं। तो क्लियर कवर होता क्या था आपका, तो क्लियर कवर क्या होता था, जो आपकी रिइंफोर्समेंट है उसके बॉटम फाइबर से लेके कंक्रीट के बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं क्लियर कवर। और क्लियर कवर रखा क्यों जाता है, ताकि कल को अगर आपके क्रैक आते हैं तो उन क्रैक्स के थ्रू मॉइस्चर और एयर ना जाए और आपका जो क्रोजन है वो ना हो सके। इस वजह से ये क्लियर कवर जो है वो दिया जाता है। तो इस क्लियर कवर में आप 5 mm जो है कम कर दो, और उसके बाद जो आपका बचेगा साइज, वो आपका मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्लियर कवर आपका है 20 mm, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 20 mm में से 5 mm माइनस कर दो, तो ये पीछे कितना बचा, 15 mm। तो 15 mm से बड़ा साइज ऑफ एग्रीगेट जो है वो हमें यूज नहीं करना। तो ये हुई हमारी प्रोविजन सारी की सारी खत्म कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में हमारे कोड ने क्या गिवन दिया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझें, मैंने आपको बोला था कि कंक्रीट बन रहा है 3 चीजों से, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। इनको एक ही कैटेगरी में चला गया, ये आपके जनरली एग्रीगेट हो गए और सीमेंट हो गया। ये हमने सीमेंट के बारे में पढ़ लिया, एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिया। अब इनको मिलाने वाला जो है, ठीक है, वो कौन है, वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा वाटर, कि वाटर के बारे में हमारे कोड ने क्या बोला है, दैट इज वाटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि कौन से कोड में ये लिखा गया है कि आपका वाटर जो हमें लेना है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस लेवल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनकी परमिसिबल वैल्यू क्या है, ताकि जब आप उस वाटर को यूज़ करो कंक्रीट बनाने के लिए और कहीं उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्ट ना कर जाएं आपके सीमेंट के साथ और कोई एक नया प्रोडक्ट ना बना दे, या कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना हो जो रिएक्ट करने के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर दे। तो इसीलिए वाटर के बारे में कहाँ लिखा गया है, तो हम बोल देंगे IS 456-2000 जो हमारा कोड है उसी के अंदर वाटर की जो भी परमिसिबल वैल्यूज हैं वो लिखा गया है। तो सबसे पहले पीएच की बात करते हैं। तो पीएच ऑफ वाटर टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वो आ जाएगा ग्रेटर देन 6, और वैसे ही पीएच लेस देन होना चाहिए 9।
ठीक है, मतलब कि 6 और 9 के बीच का जो pH है वो आप यूज कर सकते हो एज वाटर के लिए। ठीक है, अब आपका आ जाता है इसके बाद की परमिसिबल वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं अपना टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट वर्सेस आपकी लिमिट। ठीक है, कि वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा उसकी परमिसिबल लिमिट। तो परमिसिबल लिमिट के यूनिट आप चाहे तो ppm में रखें या मिलीग्राम पर लीटर में रखें, वो आपकी चॉइस पे है। तो क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक तो आपका हो गया ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड चीज आपकी हो जाएगी इनऑर्गेनिक मैटर, थर्ड आपके हो जाएंगे सल्फेट्स, फिर क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स को फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है, मैं यहीं पे कर देता हूं, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। और फाइनली फिफ्थ जो है वो आपका हो जाता है सस्पेंडेड मैटर, सस्पेंडेड मैटर। ठीक है, जैसे आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए इनकी क्या लिमिट थी वो बताया गया था, और यहाँ पे जो आप वाटर यूज कर रहे हो कंक्रीट के अंदर उनमें इनकी क्या लिमिट होगी वो बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ऑर्गेनिक मैटर है, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है ज्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये आगे जाके रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अनस्टेबल होता है, इस वजह से ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है, ठीक है, कि जो परमिसिबल वैल्यू है वो कितनी रखी जाती है, तो अगर आपको इसका आंसर देना हो तो वो कितना हो जाएगा आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, वैसे ही इनऑर्गेनिक, तो आपको पता है कि इनऑर्गेनिक जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक किस्म से आपके स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके पानी के अंदर सिल्ट है, ठीक है, या इवन थोड़ा बहुत क्ले है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो इस वजह से इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो ये आपका रहता है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट फिर से एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू रहती है 400 मिलीग्राम पर लीटर। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है वो आपको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ आप वहां यूज करोगे जहां पे स्ट्रेंथ की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे लेवलिंग वर्क। तो पीसीसी में इसकी जो लिमिट है वो है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, और आरसीसी में इसकी जो लिमिट है वो है 500 मिलीग्राम पर लीटर। सस्पेंडेड मैटर वैसे ही आपके हो जाएंगे 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इस टेबल की अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन आए हैं तो बिल्कुल आपका जो जीके एसपीडीसी का एग्जाम हुआ था जेई का, उसके अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब वाटर के बारे में थोड़ा सा और जो हम नोट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारा प्रोसेस होता है, जब आप कंक्रीट को प्लेस करते हो तो उसके बाद जो हीट इवॉल्व होती है उसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, आपको ये कमेंट में आंसर देना है कि ये कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये हो गया आपका जेई का क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। और वैसे ही आपको कितना वाटर चाहिए होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 38%। तो 38% आपको वाटर चाहिए, तो किसके परसेंट, बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लोगे या बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लोगे, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे क्या आएगा 38% बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा पूरा था वाटर से रिलेटेड चीजें और हमारे एग्रीगेट से रिलेटेड चीजें। तो आज जो है वो हम इतना ही रख रहे हैं, तो कल जो है इसके आगे फॉरवर्ड जो है हम आगे चलेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक आरसी से रिलेटेड। तो थैंक यू। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया था
अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो हमारी जो थर्ड प्रोविजन है, जो हमारा कोड बोलता है, वो ये बोलता है कि 5 mm लेस देन 5 mm लेस देन क्लियर कवर। तो ये क्या होगा, तो इसकी भी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो सपोज करो कि आपका ये कोई बीम है, ठीक है, और इस बीम में जो क्लियर कवर है, जनरली जो बीम का क्लियर कवर है वो हम 25 mm लेके चलते हैं। तो क्लियर कवर होता क्या था आपका, तो क्लियर कवर क्या होता था, जो आपकी रिइंफोर्समेंट है उसके बॉटम फाइबर से लेके कंक्रीट के बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं क्लियर कवर। और क्लियर कवर रखा क्यों जाता है, ताकि कल को अगर आपके क्रैक आते हैं तो उन क्रैक्स के थ्रू मॉइस्चर और एयर ना जाए और आपका जो क्रोजन है वो ना हो सके, इस वजह से ये क्लियर कवर जो है वो दिया जाता है। तो इस क्लियर कवर में आप 5 mm जो है कम कर दो और उसके बाद जो आपका बचेगा साइज, वो आपका मैक्सिमम एग्रीगेट का साइज हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्लियर कवर आपका है 20 mm, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 20 mm में से 5 mm माइनस कर दो, तो ये पीछे कितना बचा, 15 mm। तो 15 mm से बड़ा साइज ऑफ एग्रीगेट जो है वो हमें यूज नहीं करना। तो ये हुई हमारी प्रोविजन सारी की सारी खत्म कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में हमारे कोड ने क्या गिवन दिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझें, मैंने आपको बोला था कि कंक्रीट बन रहा है 3 चीजों से, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। इनको एक ही कैटेगरी में चला गया, ये आपके जनरली एग्रीगेट हो गए और सीमेंट हो गया। ये हमने सीमेंट के बारे में पढ़ लिया, एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिया। अब इनको मिलाने वाला जो है, ठीक है, वो कौन है, वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा वाटर, कि वाटर के बारे में हमारे कोड ने क्या बोला है, दैट इज वाटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है कि कौन से कोड में ये लिखा गया है कि आपका वाटर जो हमें लेना है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस लेवल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनकी परमिसिबल वैल्यू क्या है, ताकि जब आप उस वाटर को यूज़ करो कंक्रीट बनाने के लिए और कहीं उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्ट ना कर जाएं आपके सीमेंट के साथ और कोई एक नया प्रोडक्ट ना बना दे, या कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना हो जो रिएक्ट करने के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर दे। तो इसीलिए वाटर के बारे में कहाँ लिखा गया है, तो हम बोल देंगे IS 456-2000 जो हमारा कोड है उसी के अंदर वाटर की जो भी परमिसिबल वैल्यूज हैं वो लिखा गया है। तो सबसे पहले पीएच की बात करते हैं। तो पीएच ऑफ वाटर टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वो हो जाएगा ग्रेटर देन 6, और वैसे ही पीएच लेस देन होना चाहिए 9, ठीक है। मतलब कि 6 और 9 के बीच का जो पीएच है वो आप यूज कर सकते हो एज वाटर के लिए, ठीक है। अब आपका आ जाता है इसके बाद की परमिसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं अपना टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट वर्सेस आपकी लिमिट, ठीक है, कि वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा उसकी परमिसिबल लिमिट। तो परमिसिबल लिमिट के यूनिट आप चाहे तो ppm में रखें या मिलीग्राम पर लीटर में रखें, वो आपकी चॉइस पे है। तो क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक तो आपका हो गया ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड चीज आपकी हो जाएगी इनऑर्गेनिक मैटर, थर्ड आपके हो जाएंगे सल्फेट्स, फिर क्लोराइड्स, ठीक है। क्लोराइड्स को फर्दर 2 हिस्सों में बांटा गया है, मैं यहीं पे कर देता हूं, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, और फाइनली फिफ्थ जो है वो आपका हो जाता है सस्पेंडेड मैटर, सस्पेंडेड मैटर, ठीक है। जैसे आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। वहां पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए इनकी क्या लिमिट थी वो बताया गया था, और यहाँ पे जो आप वाटर यूज कर रहे हो कंक्रीट के अंदर उनमें इनकी क्या लिमिट होगी वो बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ऑर्गेनिक मैटर है, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है ज्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये आगे जाके रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अनस्टेबल होता है, इस वजह से ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है, ठीक है,
कि जो परमिसिबल वैल्यू है वो कितनी रखी जाती है, तो अगर आपको इसका आंसर देना हो तो वो कितना हो जाएगा आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, वैसे ही इनऑर्गेनिक, तो आपको पता है कि इनऑर्गेनिक जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक किस्म से आपके स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके पानी के अंदर सिल्ट है, ठीक है, या इवन थोड़ा बहुत क्ले है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो इस वजह से इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो ये आपका रहता है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट फिर से एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू रहती है 400 मिलीग्राम पर लीटर। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है वो आपको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ आप वहां यूज करोगे जहां पे स्ट्रेंथ की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे लेवलिंग वर्क। तो पीसीसी में इसकी जो लिमिट है वो है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, और आरसीसी में इसकी जो लिमिट है वो है 500 मिलीग्राम पर लीटर। सस्पेंडेड मैटर वैसे ही आपके हो जाएंगे 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इस टेबल की अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन आए हैं तो बिल्कुल आपका जो जीके एसपीडीसी का एग्जाम हुआ था जेई का, उसके अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब वाटर के बारे में थोड़ा सा और जो हम नोट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारा प्रोसेस होता है, जब आप कंक्रीट को प्लेस करते हो तो उसके बाद जो हीट इवॉल्व होती है उसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, आपको ये कमेंट में आंसर देना है कि ये कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये हो गया आपका जेई का क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। और वैसे ही आपको कितना वाटर चाहिए होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज वाटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 38%। तो 38% आपको वाटर चाहिए, तो किसके परसेंट, बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लोगे या बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लोगे, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे क्या आएगा 38% बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा पूरा था वाटर से रिलेटेड चीजें और हमारे एग्रीगेट से रिलेटेड चीजें। तो आज जो है वो हम इतना ही रख रहे हैं, तो कल जो है इसके आगे फॉरवर्ड जो है हम आगे चलेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक आरसी से रिलेटेड। तो थैंक यू।